हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम जून 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का सेकंड वीडियो पढ़ने वाले हैं, जिसके के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे, यानी इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपने देख लिया होगा कि आरएस 2023 की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है और उसका जो फॉर्म्स है वो आपको 1 जुलाई से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पहली बात तो ऑल द बेस्ट, और बिना डरे बिना घबराए चीज़ों को कवर कीजिए। हम करंट अफेयर्स तो कवर कर ही रहे हैं, और करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो है उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और वीडियोज़ को पढ़ते जाइए, ध्यान से पढ़िए, डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स में से 20 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 18 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए, और सारे जो क्वेश्चन है वो आपके इसी जो क्रोनोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट है। अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो आपको 50 चीज़ें पढ़नी है। आप हिंदू भी कवर करेंगे, आप पीआईबी भी देखेंगे, आपको किसी कोचिंग का इनसाइट ऑन इंडिया पढ़ रहे हैं, कई चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप आरएस की तैयारी करें, आपके लिए बहुत ईजी है कि आप एक पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए उसका, ठीक है। डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि डिटेलिंग से जो है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए और इन पे फोकस करिए। और हम काफ़ी टाइम से इसको कवर कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और जिन लोगों का भी, मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि मेरा 1 नंबर से उस किसी एग्ज़ाम में रहा, 2 नंबर से रहा, तो देखिए उन सबको भूलिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो कहते हैं ना कि जो सबसे बुरे टर्न्स होते हैं ना हमारे जीवन के, वही हमको बहुत ही सुनहरे रास्तों पर ले जाते हैं। आप इसको भले माने चाहे ना माने, लेकिन जो सबसे, जहाँ आपने धक्का खाया होगा ना, वहीं से आपके लाइफ में एक टर्न आता है। तो जो फेलियर है वही सक्सेस है। आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। फेलियर के बाद आप क्या करते हैं वो आप ओरिजिनल इंसान हैं। हिम्मत हार के बैठते हैं तो हिम्मत हारने की आदत हो जाएगी, और अगर वहाँ से उठ खड़े होते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और हो सकता है बहुत ग्रैंड सक्सेस मिले, हो सकता है कि डेफिनेटली आपके लिए ग्रैंड सक्सेस आपका वेट कर रही है। तो प्लीज़ आप तैयारी पे ध्यान दीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस बार। और वैकेंसीज़ भी इस बार खूब है। जो भी आप टारगेट बनाएं उसको एक बड़ी शिद्दत के साथ में तैयारी कीजिए कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज़ मत बनाइए लाइफ में कि मेरे घर पे ये काम था, या मैं ये इसलिए नहीं हो पाया, या इसलिए तो ये सब इसलिए ये हो गया वो हो गया, उन सबको छोड़िए। आपके लिए जो मेन गोल है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, खुद के लिए आप जो है उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, इंटरनेशनल न्यूज़ को। और सबसे पहली न्यूज़ है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी 3 देशों की यात्रा है यहाँ पर, जापान की, पापुआ न्यू गिनी की और ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि G7 का समिट हुआ है अभी, वो जापान में आयोजित किया गया। क्वाड का सम्मेलन हुआ है। तो ये सारे जो बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया है। उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जो है पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की है। आप देखेंगे कि जब आप इंडोनेशिया और जो है इंडोनेशिया वाले जो आइलैंड्स देखेंगे, वहाँ पर आपको फिलीपींस, इंडोनेशिया, वहाँ पर आपको पापुआ न्यू गिनी भी देखने को मिलेगा। तो भारत के किसी प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की ये पहली यात्रा है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है। और फिपिक 3rd की जो समिट है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया है। अब ये फिपिक क्या है, तो फिपिक के बारे में देख लेते हैं। तो फिपिक का फुल फॉर्म है हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम, ठीक है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइलैंड नेशन है आपके, पैसिफिक आइलैंड्स के जो ग्रुप हैं, इन पूरे देशों का एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम फिपिक कहते हैं। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये इसके भी देखिए 3री ही समिट है, यानी कि 2014 के अंदर जो है इसको बनाया गया था। और प्रधानमंत्री की जो फिजी यात्रा हुई थी उसके दौरान ही जो है इसको उस टाइम पे बनाया गया था, इस पूरे ग्रुप को। अब देखिए इसके अंदर जो है 14 प्रशांतीय द्वीपीय देश शामिल हैं। इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इन देशों में है फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, किरिबाती, समोआ, विनुआतू, न्यू, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, आपको पता है मार्शल आइलैंड्स ने इंडिया के ऊपर भी केस किया था, पलायू, नौरू और सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो ये सारे जो आइलैंड्स हैं, ये 14th जो प्रशांत द्वीपीय देश हैं, वो इसके पूरे जो है वो सदस्य हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा हुई, और वहाँ पर जो है उन्होंने फिपिक 3rd की जो समिट है, फिपिक की जो 3rd समिट है उसमें पार्टिसिपेट किया। फिपिक का फुल फॉर्म क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, ठीक है। कब बना ये, 2014 में बना। आप इस प्रकार से जब आप पढ़ें ना, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि फिपिक क्या है, कहाँ पर गए, कैसी यात्रा हुई, यात्रा में क्या निकल करके आया, ऐसे सवाल जो है आप अपने से
पूछिए। WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप अपने आप से पूछिए कि कहाँ पर यात्रा हुई थी, क्या वहाँ पर निकल करके आया। इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको मेमोराइज़ करने में जो है चीज़ें बहुत आसान रहेगी। फिर देखिए यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएँ की है इन आइलैंड नेशंस के लिए कि हम यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाएंगे। कार्डियोलॉजी जो हार्ट से रिलेटेड है वो अस्पताल बनाएंगे, डायलिसिस यूनिट लगाएंगे और 14 पैसिफिक आइलैंड देशों में सी एम्बुलेंस जो होती है वो प्रदान करेंगे। उसके अलावा फिपिक देशों में कम से कम एक सरकारी इमारत को सोलर ऊर्जा में कन्वर्ट करने की घोषणा की गई है कि हम इसको सोलर बनाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर एक तरीके से गिफ्ट किया है। तो अपन ने इतनी चीज़ें दी, अपने को भी कुछ मिला होगा। तो मिला है प्रधानमंत्री जी को वहाँ के जो सबसे सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, जिसको कि वो बोलते हैं ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू, ये पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री जी को प्रोवाइड किया गया है। ये सम्मान जिसको दिया जाता है उसको उसके नाम के आगे फिर जो है चीफ लगा करके ये टाइटल जो है वो भी फ्री में प्रदान होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू ये जो है किस देश का नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया गया। तो पापुआ न्यू गिनी जो है वहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक और घोषणा की है कि यहाँ के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, पैसिफिक आइलैंड देशों के जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं भारत देश में आकर के, तो उनको सागर अमृत स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 1000 जो है ITCE ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को दी जाएगी। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। ये स्कॉलरशिप की घोषणा है। और ये जो कुछ घोषणाएं पीछे पड़ी थी, फिपिक के बारे में ध्यान रखिएगा कि फिपिक के अंदर 14 आइलैंड नेशंस आते हैं और आइलैंड नेशंस भी अगर आप चाहें तो उसमें से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, पापुआ न्यू गिनी के बाद में फिजी की यात्रा भी है। जो फिजी के जो प्रधानमंत्री है सितेवेनी राबुका, उनसे भी प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई और फिजी का भी सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको प्रोवाइड किया गया। तो वो सबसे बड़ा सम्मान क्या है, उसका नाम है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। ऊपर आपको पता है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू ये किसका है, पापुआ न्यू गिनी का। और द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसका है, तो फिजी का जो है वो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर दिया गया। फिर यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है उनसे भी वार्ता हुई और ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से किसी भी मतलब भारतीय प्रधानमंत्री की जो है वो, तो ये पहली बातचीत थी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, क्रिस हेपकिंस है। अब देखिए जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, SSC वगैरह की तैयारी करते हैं, वहाँ आपसे डायरेक्टली जो है प्रधानमंत्रियों के नाम भी पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ RS में कम पूछते हैं, कोई चर्चित में रहा हो तो पूछ लेंगे, पर्सन इन न्यूज़ के नाम पर पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंकिंग वाला जो अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो आप इनके नाम भी जो है वो अंडरलाइन करके याद कीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, पापुआ न्यू गिनी के क्या नाम है। तो ये भी आपको याद जो है वो कर लेना चाहिए। अब देखिए अंतिम चरण के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, ठीक है। डायस्पोरा जो है हमारा वो वहाँ पर, और पढ़ने के लिए भी देखिए सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एक जगह है सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर हैरिस पार्क नाम की एक जगह है, उपनगर जिसको हम कहते हैं, उसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लेंगे कि हैरिस पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर है। और वहाँ पर ही जो है एक प्रतीक के रूप में लिटिल इंडिया गेटवे जो है उसकी भी आधारशिला रखी गई है। तो ये हैरिस पार्क का नाम आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और इसको जो है लिटिल इंडिया के नाम से जो है वो घोषित किया गया है। सिडनी के पररामपट्टा में स्थित हैरिस पार्क भारतीय समुदाय का एक बहुत बड़ा केंद्र है, इसलिए इसको लिटिल इंडिया जो है वो उसका नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है एंथोनी अल्बानीज और इन दोनों के बीच में कुछ एक समझौते हुए हैं, 2 समझौते हैं। पहला तो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था। आपको पता है यहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ पर नौकरी की तलाश में या फिर पढ़ने के लिए, तो उसको लेकर के एक पॉलिसी बनाई गई है जिस पर दोनों ने आम सहमति दी है। और दूसरा जो है वो हरित हाइड्रोजन जो है उसके कार्यबल को लेकर के इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स, उससे संबंधित दोनों पर हस्ताक्षर हैं। दोनों के ड्राफ्ट्स अभी तक आए नहीं है, यानी कि प्रारूप नहीं आया है, सिर्फ बात बताई गई है। तो आपसे हो सकता है पूछ ले कि किस देश के साथ में हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लेकर के समझौता किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया गया है। या ये पूछ ले कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट भारत ने किस देश के साथ में किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है, ये ध्यान रखना। और देखिए कुछ अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC वाले हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम IR पढ़ते हैं यानी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, तो कुछ देशों के साथ में हमारा जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर के जो है वो बातचीत चलती रहती है। जैसे कि
यूके के साथ में है वीज़ा पॉलिसी, उसके अलावा यूएसए के साथ में है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भी नाम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भारतीय जो है वो जाते हैं। कनाडा के साथ में भी हमारी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू से आइडिया लग जाएगा। और बाकी तो देखिए आपको रिवाइज़ तो बार बार करना है ही, उसका तो मैंने आपको बताया कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बार बार याद कीजिएगा तब जाकर के आपको चीज़ें जो है वो ग्रेस्प होंगी। फिर देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को हमारे यहाँ पर जब क्रिकेट का विश्व कप है उसमें आने का न्योता भी दिया। और उसके अलावा बेंगलुरु के अंदर ऑस्ट्रेलिया का नया वाणिज्यिक दूतावास जो है वो खोलने की घोषणा की गई है। और ब्रिस्बेन यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर भारतीय कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा भी की गई है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले जो हमारे जो फैक्ट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमारे इन 3 देशों की यात्राओं का जो चीज़ है वो कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं जापान की तरफ। तो जापान के अंदर अभी G7 का 49वां शिखर सम्मेलन था। ये भी याद रखिएगा कि कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था। आपको पता होगा कि G7 जो कंट्रीज़ है वो पहले G8 हुआ करता था। रशिया इसमें से जो है वो आउट हो गया है, उसने अपने आप को बाहर किया है। तो अब ये G7 रह गया है। लेकिन G7 के अंदर भारत जो है वो इसमें सदस्य जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको एक आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता है, जबकि यहाँ पर भारत जो है वो सदस्य नहीं है। तो ये 49वां इसका सम्मेलन था। और कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जापान में जो हिरोशिमा है, आप जानते हैं हिरोशिमा बहुत पॉपुलर शहर है जहाँ पर एटम बम गिराए गए थे। तो हिरोशिमा के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया 19 से 21 मई के दौरान। ये नहीं याद रखे तब भी कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इसके जो सदस्य हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सदस्यों में देखिए बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका है, उसके अलावा ब्रिटेन है, और फिर आप देखिए यूरोप के जो देश हैं वो है, उसमें है इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ, और यहाँ पर जापान। ठीक है, तो ये 7 इसके सदस्य देश हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो है कईयों को यहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया था एज अ गेस्ट। तो उसमें भारत भी जो है वो गेस्ट के रूप में यहाँ पर आमंत्रित है। बाकियों के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कुक आइलैंड्स है, कोमोरोस है। तो ये जो है इतना आपको देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आमंत्रित संगठनों के अंदर भी देखिए WTO है, IMF है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको यहाँ पर जो है वो बुलाया गया। अब इसमें क्या बातें निकल करके आई वो हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है क्या क्या बातें इसके अंदर और की गई हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चलते हैं उसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ नाम दे रखे हैं कौन से प्रधानमंत्री हैं क्या है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं वो देखिए कि इसमें लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री जी G7 के समिट में शामिल हुए हैं। खुद के प्रधानमंत्री बनने के बाद में लगातार चौथी बार शामिल हुए हैं। और उसके अलावा इससे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि इसमें जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और हिरोशिमा जाने वाले मतलब के सेकंड प्राइम मिनिस्टर है। हालांकि ये इतना तो डिटेलिंग नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। तो इसमें देखिए 3 स्तर हुए हैं, सत्र हुए हैं। तो पहला जो सत्र था उसके अंदर भोजन, स्वास्थ्य, विकास और लैंगिक समानता को लेकर के बातचीत हुई। दूसरा जो सत्र था उसमें जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत हुई। तीसरा जो सत्र था वहाँ पर शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर जो कदम बढ़ाए जाएं उसको लेकर के बातचीत की गई। आपको पता है देखिए सम्मेलन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एज अ गेस्ट बुलाया गया। कई सारे देशों को जो है, बड़े बड़े देशों को, ब्राज़ील है, भारत है, वियतनाम है, इनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर जो है और समायोजित तरीके से बातचीत हुई होगी, जैसे पर्यावरण को लेकर के, भोजन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शांति को लेकर के। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो यहाँ पर की गई हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी ने G7 के जो सम्मेलन है वहाँ पर खाद्य, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना दी है। तो ये 10 सूत्रीय कार्य योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये अगर पूछा जाए तो G7 में भारत की 10 सूत्रीय कार्य योजना क्या थी, तो वो आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो है कि जो मोटे अनाज है उसको हम कैसे अपनाएं, खाद्य सुरक्षा जो प्रणाली है उसको समावेशी या इंक्लूसिव जो है वो कैसे बनाया जाए, भोजन की बर्बादी को कैसे रोका जाए, वैश्विक उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, तो उर्वरक की जो सप्लाई चेन है उसको राजनीति से कैसे दूर रखा जाए, उर्वरक के वैकल्पिक मॉडल का विकास किया जाए, यानी कि फर्टिलाइजर्स की जगह पर आप ऑर्गेनिक खादों को कैसे उपयोग में लाएं, लचीला जो हेल्थ केयर प्रणाली है उसको कैसे विकसित की जाए, औषधियों की परंपरागत प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, डिजिटल हेल्थ को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और विकासशील देशों की आवश्यकताओं से प्रेरित विकास मॉडल को विकसित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी जैसी ज़रूरत है विकासशील देशों की, डेवलपिंग नेशंस की, वैसे मॉडल्स को जो है वो अपनाया जाना चाहिए। तो ऐसी बातें, ऐसी 10 कार्य योजनाएं जो है, 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर मॉडल रखा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर
प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जापान के हिरोशिमा के अंदर। और जिस स्थान पर प्रतिमा को स्थापित किया गया है वह मोतोयासु नदी से सटा हुआ है, जो प्रतिष्ठित ए बम डोम के जो है वो करीब है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है 42 इंच की जो ये प्रतिमा है इसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम वंजी सुतार ने जो है वो तैयार किया है। बस इतनी ही चीज़ इसमें हमको ध्यान रखनी है। और पीस मेमोरियल गए थे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हाँ, अब देखिए जो नेक्स्ट है वो ये है कि ये जो 4 देशों की जो यात्राएं हुई थी उसके अलावा जो जापान है, जापान के अंदर अभी G7 की भी बैठक हुई और यहीं पर हिरोशिमा के अंदर ही जो क्वाड के जो लीडर्स हैं उनकी भी समिट हुई। ठीक है, क्वाड आप जानते ही हैं 4 देशों का ये एक संगठन है जिसके के अंदर भारत भी सदस्य है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान, ये चारों जो है वो इस क्वाड के जो है वो सदस्य देश हैं। तो इसका जो है अभी तीसरा शिखर सम्मेलन, तीसरा समिट, शिखर सम्मेलन का मतलब होता है जहाँ पर जो लीडर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर मान लीजिए कहीं पर प्राइम मिनिस्टर लीडर है तो वो, या फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के समतुल्य है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए ये जो है G7 शिखर सम्मेलन के इतर मतलब जो है इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, जापान के फुमियो किशिदा और अमेरिका के जो बाइडन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब इसमें क्या क्या बातें हुई, तो क्वाड लीडर्स विजन स्टेटमेंट, एंड्योरिंग पार्टनर्स फॉर द इंडो पैसिफिक, यानी भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए स्थायी साझेदार, क्वाड राजनेता दृष्टिपत्र वक्तव्य जो है वो पेश किया गया है। संयुक्त बयान दिए गए, पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ, मुंबई में जो हमला हुआ उसकी निंदा यहाँ पर की गई। क्या क्या घोषणाएं की गई ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम जो है स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला जो है उसकी पहल करेंगे, यानी कि जो क्वाड जो देश हैं वो क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन इनिशिएटिव को जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम को भी स्टार्ट किया जाएगा। इस क्षेत्र में नीति निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं को अपने देशों में टिकाऊ और व्यावहारिक बुनियादी ढांचे के डिज़ाइन, निर्माण और प्रबंधन को समर्थन देने के लिए इसमें मंजूरी दी गई। यानी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका टिकाऊ होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए, उसका डिज़ाइन निर्माण जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, पर्यावरण के हिसाब से होना चाहिए, उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई। तीसरा, उन्होंने केबल संचार संपर्क और सहनीयता के लिए साझेदारी पहल को मंजूरी दी है। फिर देखिए यहाँ पर पहली बार जो है पलाऊ में छोटे पैमाने पर ORAN तैनाती के लिए क्वाड के समर्थन की घोषणा की गई है। उन्होंने खुले अंतर प्रचालनता और सुरक्षित टेलीकॉम प्लेटफॉर्म उद्योग में निवेश का समर्थन करने के लिए ORAN सिक्योरिटी रिपोर्ट भी जारी की है। यानी कि ये जो है आपके टेलीकॉम से रिलेटेड है ORAN नेटवर्क, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर मंजूरी दी है। तो देखिए ये सारी बातें थी क्वाड से रिलेटेड, जिसके के अंदर जो है स्वच्छ क्लीन एनर्जी सप्लाई को लेकर के इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात है, ओरान सिक्योरिटी को लेकर के रिपोर्ट पेश की गई है। आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वाड का शिखर सम्मेलन जो है हिरोशिमा के अंदर ही आयोजित किया गया था G7 की बैठक के बाद में, यानी उसके पैरेलल जो है इसका आयोजन किया गया है। और ये सारी बातचीत मैंने आपको बता दी है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्वाड नेताओं को वर्ष 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने के लिए निमंत्रित किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2024 में जो क्वाड का अगला शिखर सम्मेलन है वो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पूरी जो प्रधानमंत्री की जो यात्राएँ हैं, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इसमें हमने फिपिक के बारे में पढ़ा, G7 के बारे में पढ़ा, क्वाड के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की है। एक बार दोबारा से आप इसको पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, या फिर दोबारा से आप वीडियो जो है वो करके देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किंग चार्ल्स III और कैमिला जो है उनका राज्याभिषेक किया गया है। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं, राष्ट्रमंडल देश कौन से देश हैं जो किसी ज़माने के अंदर जो है UK के कॉलोनीज हुआ करती थी, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसके उपनिवेश हुआ करते थे, उनको राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो अभी भी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर राजा का शासन है, लेकिन वो एक तरीके से टिट्यूलरी हेड होते हैं, मतलब कोई उनको कोई इतनी प्रशासनिक पावर्स नहीं है। फिर देखिए यूके के और अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के राजा और रानी के रूप में चार्ल्स III और उनकी पत्नी कैमिला, उनका राज्याभिषेक लंदन के शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर हुआ है। और एलिजाबेथ जो है वो पहले रानी हुआ करती थी, अब उनके बाद में जो है इनको सम्राट घोषित किया गया है। उसके अलावा आप नाम ध्यान रखें, इतना ही बहुत है, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें है नहीं।
ये जो कार्यक्रम था इसको खुफिया नाम भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन गोल्डन आर्ब इसका नाम रखा गया है। हमारे यहाँ से हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो इसमें शामिल हुए थे। और बस ये सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सेंट पीटर्सबर्ग मुंबई मार्ग पूरा करने के लिए ईरान और रूस के मध्य जो है वो समझौता हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वाला आर्टिकल, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए मेनली बात क्या है। सो फ्रेंड्स मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2002 के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया था। 2002 का ये प्रोजेक्ट है। इसका नाम पूरा ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इसका लक्ष्य ये है कि हम रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके भारत के मुंबई से हम जो है वो जोड़ दें, यानी कि हमारी कनेक्टिविटी जो है उसको हम और एक ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है, रेल से भी जोड़ेंगे, सड़क से भी और जहाज से भी, यानी कि तीनों माध्यम से जो है हम रशिया को भारत से जो है वो जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जो स्वेज नहर की तरफ से हमारा जो व्यापार होता है उसको बाईपास करके हम जो है डायरेक्ट व्यापार कर सकें। अभी इसको हम नक्शे में देखेंगे तो देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रशिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ईरान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रशिया है, ये ईरान है और ये भारत है। तो भारत का ये जो मुंबई है इसको यहाँ रशिया से जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग जो है वहाँ से ईरान होते हुए जो है ये इंडिया को जोड़ेगा। तो ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये 3 देशों का है मेनली, तो रशिया, ईरान और भारत। इसी के जो शहर है वो आपको यहाँ बेसिकली देखने को मिलेंगे। मल्टी मॉडल देखिए इसको क्यों कहा गया है कि यहाँ पर देखिए ज़मीनी है, रोड है, बीच में आपको कैस्पियन सागर नज़र आ रहा है, तो कैस्पियन सागर एक जहाज के थ्रू इसको जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ईरान दिखाई दे रहा है, तो ये फिर से लैंड मार्क आ गया, और उसके बाद में आपको दोबारा से इंडियन ओशन नज़र आ रहा है जो कि समुद्री मार्ग देखने में आता है। तो ये जो कनेक्टिविटी है रशिया को लेकर के इंडिया तक जोड़ने की, ये टोटल जो है 7200 यानी कि 7200 किलोमीटर की है। ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट है इसका, ये 7200 किलोमीटर का है। मल्टी मॉडल है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि रेल, रोड और समुद्र तीनों को जो है ये जोड़ेगा, और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के मुंबई तक को ये डायरेक्टली जोड़ने का कार्य करेगा। प्रोजेक्ट कब का है, तो 2002 का ये प्रोजेक्ट है। इसमें अब कौन कौन से स्थान आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा, तो ये अस्थाना, बाकू जो शहर है यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है आपको। फिर उसके अलावा जो है अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वो भी आपको बीच में देखने को मिलेगी। ईरान के शहर है जैसे कि बंदर अब्बास है, पोर्ट है, तेहरान है, और ये सब जो है यहाँ पर आपको इन शहरों के नाम भी याद करने हैं जो कि हम मैगजीन में देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्यों किया गया है कि हमको यहाँ पर जो है स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, उसको बाईपास करना है, इसलिए हमने जो है ये मार्ग तैयार किया है। 2002 का ये प्रोजेक्ट है, 2002 के अंदर स्टार्ट किया गया था। और इसके अंदर देखिए भारत, ईरान, अजरबैजान, रशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा जो है वो कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रमुख शहर शामिल है ये याद रखने हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया के अंदर है, मॉस्को रशिया की राजधानी, वो भी इसमें शामिल है। अस्त्राखान ये भी रशिया का ही शहर है जो कि इसमें शामिल है। फिर आते हैं अजरबैजान में, तो अजरबैजान के अंदर 2 शहर हैं, एक तो है बाकू जो उसकी राजधानी है, और दूसरा है अस्तारा। ठीक है, बाकू और अस्तारा किसके हैं, अजरबैजान के हैं। फिर आते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान के अंदर रश्त है, फिर तेहरान जो उसकी राजधानी है, और बाख्फ नाम का शहर है, और एक बंदर अब्बास पोर्ट है वो इसके अंदर शामिल है। तो ईरान के सबसे ज़्यादा इसके अंदर शहर शामिल है, एक तो रश्त, दूसरा तेहरान, तीसरा बाख्फ और चौथा है बंदर अब्बास। लास्टली ये मुंबई से जाकर के कनेक्ट होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और किसके बीच में अभी समझौता हो वो छोड़िए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो जो रशिया की जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसको जोड़ेगा कहाँ से, भारत के मुंबई शहर से। ठीक है, और इसकी एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, 7200 किलोमीटर ये लंबा है, 2002 में स्टार्ट किया गया था। और कौन कौन से शहर इसमें शामिल है वो आपको इसमें याद करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि एक बहुत ही ईजी गोइंग आर्टिकल है। ये है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके ऊपर यूपीएससी पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के ऊपर। अब देखिए इसके अंदर भारत की जो रैंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। इसके अंदर 11 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि हमारी जो लास्ट रैंकिंग थी 2022 की वो 150 थी, और अभी हम और नीचे इसमें जो है वो आ गए हैं, वो है 161st पोजीशन पे। तो पोजीशन आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा कि भारत की रैंकिंग बहुत पिछड़ी हुई है, 161 हमारी रैंकिंग है। और इसमें जो कहा है उन्होंने
जो उनके संकेतक हैं, जो मेजर्स है भाई किस पैमाने पर वो नापते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल जो हमारा ढांचा है, जो हमारा कानूनी ढांचा है, आर्थिक संदर्भ है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है और जो सुरक्षा है, उसको लेकर के हम सारे पैरामीटर्स को देख करके प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को नापते हैं। अब देखिए आपको पता ही है कि प्रेस में अगर हम देखें तो कई जो फालतू के मुद्दे हैं उनको ज़्यादा उठाया जाता है और जो रियली सीरियस इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है कम ध्यान दिया जाता है, तो उसको लेकर के हम चीज़ें देखने में भी आती है। तो वो यहाँ पर भी दिखा है, 0 से 100 तक का इसमें स्कोर होता है और अगर जिसकी बहुत गंभीर वेरी सीरियस अगर सिचुएशन होती है तो वो भी इसमें बताया जाता है। 42 अगर रैंकिंग है तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, 55 है तो प्रॉब्लमैटिक है, 52 है तो इसके अंदर अच्छी या संतोषजनक स्थिति इसमें मानी जाती है। तो अगर हम इसमें देखें तो भारत में नॉर्वे जो है वो इसके अंदर सबसे अच्छी रैंकिंग के अंदर है, यानी कि वहाँ पे प्रेस को फ्रीडम काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें हमारे पड़ोसी जगहों की, पड़ोसी देशों की, तो भूटान के अंदर 59 रैंकिंग है, अफगानिस्तान में 39 स्कोर है, तो काफ़ी ख़राब रैंकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप अब भारत की रैंकिंग का ध्यान रखिएगा, उस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हेंके का वार्षिक दुख सूचकांक। अब इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हेंके नाम का जो है इसका मिजरी इंडेक्स है, दुख सूचकांक है, इसको जारी किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा दुखी देश कौन सा है, तो जिम्बाब्वे है, और जहाँ पर मुद्रास्फीति जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। भारत में जो है इसमें 103वां स्थान भारत का है। हेंके जो मिजरी इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 103वां है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। रोनाल्डो बने सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी। आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये जो है हाईएस्ट पेड एथलीट का जो है वो इनको फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा इसमें शामिल किया गया है और 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो इनका वेतन है इसके अंदर। और देखिए कि पैसा जो है कितना मायने रखता है। यहाँ देखिए कि मनी डजेंट मैटर, जो फेम होता है और जो क्या कहते हैं जो प्रतिष्ठा होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी होने के नाते उनको ये सारी चीज़ें हासिल हुई हैं। तो अब देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सेकंड नंबर आता है लियोनेल मेसी का, थर्ड नंबर पे आते हैं किलियन एम्बापे। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। अब देखिए आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर उसको लेकर के ही एक चर्चा है। एक शहर है जिसका नाम है बेरेनीज या बेरनीज नाम की एक बंदरगाह है। शहर क्या है, बंदरगाह है, ये पोर्ट है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा जो काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है वो खोजी गई है। अब देखिए उस समय अगर कोई बुद्ध की जो प्रतिमा है अगर भारत में खोजी जाए तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, भारत से ही बुद्धिज़्म का उदय हुआ है। लेकिन अगर मिस्र में मिल रही है, अगर इजिप्ट में अगर वो मिल रही है, इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि भारत का व्यापारिक संबंध जो है वो इजिप्ट के साथ में हुआ करता था, तभी हमारा धर्म जो है वो वहाँ तक पहुँचा है। तो वहाँ पर एक शिलालेख भी मिला है मंदिर के बारे में, मंदिर में ग्रीक में लिखा हुआ एक शिलालेख भी मिला है। तो ये आर्कियोलॉजी के लिए जो है काफ़ी बड़ी खबर है। अब देखिए बेरेनिस जो है यानी कि जो शहर है, शहर कह रही हूँ फिर से, बंदरगाह जो है ये टालेमिक वंश की ओर से निर्मित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और इस वंश ने यानी टालेमिक वंश ने लगभग 3 शताब्दियों तक मिस्र पर शासन किया है। बेरेनिस में भारतीय जहाज आते थे और ये काली मिर्च वस्त्र और हाथी दांत जैसे जो उत्पाद है वो यहाँ पर लेकर के आते थे। आपको पता है कि हमारे यहाँ का जो वस्त्र है वो काफ़ी, काली मिर्च है, वस्त्र है, हमारे यहाँ के कॉटन है वो काफ़ी फेमस था। आइवरी यानी हाथी दांत जो है उसकी भी यहाँ से जो है उसका व्यापार किया जाता था। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे और एंशिएंट सिविलाइजेशन, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपने एंशिएंट सिविलाइजेशन से कंपैरिजन भी किया होगा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सभ्यता आप वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये जो है ये वंश के बारे में भी हमने वहाँ पर पढ़ा है। सो जो भी स्टूडेंट है अगर सुन रहे हैं तो कृपया करके कभी बुलेट बाइक ना खरीदें। इतना डिस्टर्ब करते हैं ये लोग 10 बजे है जब वीडियो बनाते हैं, तब सब चला करके पता नहीं क्या वीडियो डिस्टर्ब करते ही आते हैं क्या। खैर एनीवे अब देखिए जो ये बेरेनीज है ये कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, ये इजिप्ट में है, लाल सागर के पास में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह है और यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा जो है वो मिली है। तो ये जो है शहर का नाम जो है वो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं ग्वादर शिनजियांग जो ट्रेल है, ग्वादर और शिनजियांग। ग्वादर कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह है, और शिनजियांग कहाँ पर है तो चाइना में है। आपको पता है चाइना का BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, उसको लेकर के जो पाकिस्तान का ग्वादर है वहाँ पर भी जो है उइगर स्वायत्त जो हमारा स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब चाइना का, हमारा कहाँ, तो वहाँ पर काशगर से जो है इसको जोड़ा जाएगा, यानी जो ग्वादर बंदरगाह है इसको काशगर से जोड़ा जाएगा जो कि चाइना के अंदर है।
और ये जो है 2993 यानी लगभग 3000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो मलक्का जलमड्रो यानी जल डमरू यानी कि मलक्का स्ट्रेट जो है उसको बाईपास करके चाइना के पश्चिमी क्षेत्रों को अरब सागर से जोड़ने का कार्य करेगा। तो आप इसको थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी भारत जो है वो स्वेज कनाल को बाईपास करना चाहता है, और यहाँ पर चाइना जो है वो मलक्का स्ट्रेट जो है, जो कि काफ़ी बिजिएस्ट स्ट्रेट है, जल डमरू है, उसको बाईपास करना चाहता है। तो उसको लेकर के जो BRI के अंतर्गत है, उसने पाकिस्तान के जो ग्वादर है उसको अपने काश्तगार से जोड़ने का जो है यहाँ पर प्रयत्न किया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि पेज नंबर 23 पर कंटिन्यू है, तो वो पेज नंबर 23 मैंने अभी स्कैन नहीं किया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए कि जो सऊदी अरेबिया है उसने ई-वीज़ा प्रणाली स्टार्ट की है। आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो घबराइएगा मत, वो पेज नंबर 23 जो है वो मेरे पास में खुला हुआ है, तो मैं उससे पढ़ के बता रही हूँ। तो सऊदी अरेबिया ने अपना ई-वीज़ा प्रणाली स्टार्ट किया है, और 7 देशों के अंदर ये ई-वीज़ा प्रणाली स्टार्ट हुआ है, यानी कि इसमें अब QR कोड जो है उससे जो है ई-वीज़ा जारी किया जाएगा, और ये 7 देशों के अंदर भारत भी सम्मिलित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हमको पता रखना है कि भारत और बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें है ग्लोबल ग्रीन हाउस ट्रैकर को मंजूरी दी गई है। आपने वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल कांग्रेस यानी कि विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने यानी कि WMO ने जो है वो बताया है कि वातावरण में जो लगातार ग्रीन हाउस गैसों का जो स्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के उन्होंने जो है एक नोट वगैरह जारी किया है। उसमें कहा है कि भाई CO2, मीथेन और जो नाइट्रस ऑक्साइड जैसे जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक ट्रैकर जो है, ग्रीन हाउस गैस ट्रैकर जो है, उसको मंजूरी दी गई है। तो बस इतनी सी न्यूज़ है, ये भी इतनी कोई विशेष काम की नहीं थी जो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। अब हम चलते हैं वन लाइनर्स के ऊपर। वन लाइनर जो है जो आपको थोड़े बोरिंग लगेंगे, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, पाकिस्तान और चाइना में 3rd नंबर वाला पॉइंट देखिए, पाकिस्तान और चीन यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको हम CPEC बोलते हैं, जिसका उल्लेख मैंने अभी कहा था, तो ये इसको कहाँ तक विस्तार करने पर सहमत हो गए हैं। तो इसका विस्तार जो है अफगानिस्तान तक जो है वो किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट वाला जिसमें मैंने टिक किया है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में ने जो है समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने को मान्यता दी है, जिससे इससे संबंधित जो विधेयक है उसको देश की संसद में पारित किया जा सकेगा। तो श्रीलंका ने जो है अब जो है इसको अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला है। फिर देखिए, मॉरिशस और महाराष्ट्र के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो मॉरिशस और महाराष्ट्र के बीच में जो है ये किया गया है। फिर देखिए, रशिया का जो स्पेयर बैंक और ChatGPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस AI चैटबॉट तकनीक को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो रशिया का जो स्पेयर बैंक है उसने गीगा चैट नाम का जो ChatGPT है उससे compete करने के लिए गीगा चैट जो है वो अपना AI लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, गीगा चैट किसका है, तो रशिया का है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स पर अपने काम के लिए कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गॉडफादर के नाम से प्रसिद्ध किस आविष्कारक ने गूगल से त्यागपत्र दिया है। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गॉडफादर कहे जाते हैं, इनका नाम है जॉफ्री हिंटन, नाम ध्यान रखिएगा, और कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों या परियोजनाओं का सबसे ज़्यादा जो है वो प्राप्त करता है, सबसे ज़्यादा ऋण किसको मिला है। तो पाकिस्तान को दिया गया है। फिर देखिए, चाइना और रशिया के मध्य संपन्न एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत रशिया ने अपने किस बंदरगाह का उपयोग चाइना से घरेलू शिपमेंट के लिए ट्रांजिट हब के रूप में करने के लिए सहमत हुआ है। यानी कि रशिया अपना पोर्ट जो है वो उसको देगा, और ये नाम से ही थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, व्लादिवोस्तोक पोर्ट जो है वो दिया है। फिर यहाँ पर देखिए, किस भारतवंशी को कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो सचित मेहरा जो है वो कनाडा की जो सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी है उसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। फिर देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने किस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए नई वीज़ा नीति अपनाई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर स्टार लगा सकते हैं आप। तो किस देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये नई वीज़ा प्रणाली चालू की है। तो बांग्लादेश के अंदर इसको स्टार्ट किया है। फिर देखिए, नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य लेबलिंग को अनिवार्य लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, जहां इससे संबंधित नीति जो है वो 22 मई 2026 से प्रभावी होगी। तो आयरलैंड जो है वो
ऐसा देश बनने जा रहा है। फिर देखिए कैलिफोर्निया के गवर्नर द्वारा घोषित सुपीरियर कोर्ट के 27 नए जज में किस भारतवंशी को शामिल किया गया है, तो वो हमारी स्वीना पन्नू है, जिनको कि कैलिफोर्निया के गवर्नर के द्वारा सुपीरियर कोर्ट में शामिल किया गया है। टावर ऑफ लंदन में आयोजित प्रदर्शनी में बहुचर्चित कोहिनूर हीरे को किस रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया है, तो ये विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने हमारे कोहिनूर हीरे को जो है वहाँ पर पेश किया है। फिर देखिए किस देश के सर्वाधिक यानी 75 से अधिक व्यक्तियों को फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया में स्थान दिया गया है, तो भारत के जो है 75 से अधिक लोग जो है फोर्ब्स की सूची में अंडर 30 के अंदर शामिल किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आज यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को और फर्दर हम जो है इस मैगजीन को कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन प्लीज़ आप पूरा सुनिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।